चलिए बिना देरी किए नई शुरुआत के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या यूपी पुलिस जो भी दीजिएगा एग्जाम, वन लाइनिंग आप इसको याद कर लेंगे, लिखेंगे रिवीजन के तौर पे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद लिखते जाएंगे। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। कुल वेदों की संख्या 4। यानी हमने क्या टॉपिक पढ़ा? वेद। सबसे प्राचीन वेद अगर देखा जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद यानी अगर सबसे नवीन वेद नवीनतम कहा जाए तो इसमें क्या कोई गलत है? बाद यानी क्या हुआ? नया। तो सबसे बाद यानी नवीनतम अथर्ववेद। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, परुशनी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच। उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, यानी चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है। उसी तरह यजुर्वेद में गद और पद, सामवेद में स से साम, स से संगीत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना की चर्चा की गई है। अब यहाँ एक और आप याद कर लीजिएगा। एक तरफ वेद और उनके ब्राह्मण, यानी ऋग्वेद को क्या बोलते हैं, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, ठीक है, सामवेद को क्या बोलते हैं, और अथर्ववेद को क्या बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे लिखिए, आगे लिखेंगे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, हम एक लिखवा दे रहे हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ को कहा गया है। यानी अथर्ववेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाएगा तो गोपथ है। नेक्स्ट, जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। चारों आश्रम कौन? चारों आश्रम कौन? आपको ही मालूम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ध्यान रखेंगे, जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, चारों वेद को संहिता कहा गया है। चारों वेद का मतलब क्या हुआ? चारों वेद का मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र कौटिल्य ऑब्लिक विष्णुगुप्त ऑब्लिक चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। उन्हीं का 2 नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। अब सुनेंगे, अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज से, मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। राजनीति से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। और इंडिका जो है, याद रखिएगा, यानी ये दोनों मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ मिलती है, ये याद रखेंगे। फिर से मेरी बात को सुनेंगे। हमने वेद से शुरू किया, याद रखेंगे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को संहिता कहा गया। उसके बाद हमने बोला जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम बता ही दिए। उसके बाद हमने बात किया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके कौन ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद के कौन है, तो ऋग्वेद के ऐतरेय तथा कौशिकी है। यजुर्वेद का क्या है, तो तैत्तिरीय तथा शतपथ है। सामवेद का क्या है, तो पंचवीस है। अथर्ववेद का क्या है, तो गोपथ है। ये सब डिटेल में पढ़ाए थे। यहाँ बस केवल हम क्या बोले, क्विक रिवीजन। और इसको जाके एग्जाम में जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उसको एकदम एक बार आप लोग जरूर देख के जाएंगे। उसके बाद हमने बात किया कि
अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे गलती से बोला गया थे, ये याद रखेगा। और इनके जैसा कोई भी हुआ ही नहीं, चाणक्य के जैसा। सोचने वाली बात है, एक विशेष वर्ग से होते हुए भी इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ये शासक के पद पे बैठाया जिसमें पूरी तरह से योग्यता थी, क्योंकि चाणक्य को मालूम था कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आज जैसा नहीं कि सत्ता सर्वोपरि होता है, कोई भी हो। तो इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया और दिखाया भी। ठीक है, कई बार तो ये बोले भी कि शिक्षक का काम होता है एक पूरी तरह से क्या होता है, नया समाज निर्माता। तो याद रखिएगा, शिक्षक एक मजबूत स्तंभ के अनुसार होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, हम कुछ जो काम कर रहे हैं, कुछ भी 1% एक समाज में जो बदलाव होता है तो हमको सुकून मिलता है कि मेरे माध्यम से। ठीक है, 1000-2000 मेरे पास बच्चे नहीं हैं, 100 ही बच्चे हम साल में पढ़ाते हैं, एज ए ट्यूशन टाइप से ही पढ़ाते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, यहाँ से अच्छे अच्छे जगह बच्चे जाते हैं। ये याद रखेगा, धीरे धीरे ही आगे बढ़ने की आदमी को कोशिश करना चाहिए और एक शिक्षा को माध्यम बनाना चाहिए, जो चाणक्य ने दिखाया। ठीक है, खुद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक लकड़ी के महल में रहा करते थे, ये याद रखेगा। जब राजप्रसाद में मेगास्थनीज पहुंचता है चाणक्य से मिलने, उस समय वो राजप्रसाद का काम कर रहे थे। मेगास्थनीज देख के आश्चर्य, जो दिया जो जल रही थी वो राजप्रसाद के वेतन से जल रहा था, पैसे से जल रहा था। वो फिर वो दिया भेजे, फिर अपना दिया मंगाए। पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि उस समय हम राजप्रसाद का काम कर रहे थे, तब उस दिए का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हमारा अपना आपका व्यक्तिगत काम है। सोचिए, और आज के डेट में एक क्लर्क बन जाते हैं तो लगता है कि पूरा का पूरा एकदम सरकार को लूट ही लेंगे। सोचने वाली बात है। और तब कहते हैं कि अरे ऐसा, दूसरे को तो बड़ी नसीहत देते हैं, आप चाणक्य से सीखिए। तो बीच में जहाँ हमको समझाना होता है हम आपको समझाते हैं, ये नहीं कि बस केवल पढ़ाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण, कितने अभिकरण, ये आपको याद रखना है। इसके अभिकरणों की संख्या 15, प्रकरणों की संख्या 180 थी, ये याद रखेगा। यानी अर्थशास्त्र को में अभिकरण जो थे, ये अभिकरण थे 15 और प्रकरणों की जो संख्या थी ये थी 180, ये याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे लिखते जाएंगे। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण डैश दे के मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। अब देखिए एक तरीका कैसे याद कीजिएगा। हवा कैसी होती है, हवा कैसी होती है, गुप्त होती है। तो गुप्त पुराण से यानी वायु पुराण में, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके सिर पे मोर? भगवान विष्णु के सिर पे मोर। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा मछली कहाँ मिलती है? आंध्र सातवाहन। तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण, मत्स्य मीन्स क्या होता है? मछली। तो मत्स्य पुराण से ये याद रखिएगा, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश, किसके हवा कैसी होती है? गुप्त होती है। किसके सिर पे मोर? भगवान विष्णु के सिर पे मोर। और मछली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? यानी मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश। क्लियर हुआ? ये याद रखेगा। चलिए आगे। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे, अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट, अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए, एक तरफ लिखेंगे अभिलेख और दूसरे तरफ लिखेंगे शासक। किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है?
किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो एक तरफ लिखेंगे अभिलेख और दूसरे तरफ लिखेंगे शासक। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल। यानी खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग। कलिंग कहाँ? उड़ीसा, ये याद रखिएगा। कलिंग राज खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। इससे रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, रुद्रदामन। नेक्स्ट नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। एरन अभिलेख, भानुगुप्त। और याद रखिएगा यही एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख ध्यान रखिएगा, एरन अभिलेख यानी भानुगुप्त, और इसी में सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन मिलता है। यानी एरन अभिलेख से सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन, और वहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। आगे एहोल अभिलेख, देखिए एरन अलग है, एहोल अलग है। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। एक बार फिर से एकदम रिपीट कर रहे हैं, उसको एकदम आराम से आप लोग देख लेंगे। हम बिल्कुल नहीं हड़बड़ाते हैं, एकदम आराम से देखिएगा। देखेंगे पहला हमने क्या बोला? पहला हमने बोला हाथी गुफा अभिलेख, ये याद रखिएगा। तो हाथी गुफा अभिलेख ये कलिंग राज्य हाथी गुफा जो अभिलेख की बात है, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राज खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा। उसी तरह अगर आपसे गिरनार पूछेगा या याद रखेंगे जूनागढ़ पूछेगा, देखिए जूनागढ़ से दो शासक की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ से दो शासक के बारे में जानकारी मिलती है। एक याद रखिएगा रुद्रदामन और एक स्कंदगुप्त, ये याद रखेंगे। एक रुद्रदामन और दूसरा स्कंदगुप्त। तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो जूनागढ़ या इससे याद रखिएगा, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इससे रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती ही है, साथ में याद रखेंगे स्कंदगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त के लिए एक और बहुत बड़ा जानकारी जो मिलती है, ये भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त के शासन काल में ही भारत पर हूनों ने आक्रमण किया, हूनों ने आक्रमण किया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्कंदगुप्त के समय जो हूनों ने भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, ये याद रखेगा। भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, अब कहता है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिलेगी? एहोल अभिलेख, ये याद रखेगा, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर एरन अभिलेख पूछेगा तो सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी जो मिलती है वो एरन अभिलेख से मिलती है। और एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख। तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन, ये याद रखेगा। ये मंदसौर अभिलेख अभी बताया ना, मंदसौर से क्या मिलता है? रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जो जानकारी मिलती है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन ये याद रखेंगे। मंदसौर अभिलेख,
मंदसौर अभिलेख। अब देखेंगे, एक है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलती है। गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। अभी और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण था जो हम आपके सामने रखे। चलिए आगे लिखेंगे। हाँ, एक और प्रयाग प्रशस्ति बताए थे ना, तो प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन, तो ये हरिसेन, ये याद रखिएगा, ये हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किसके दरबार में रहा करते थे? तो समुद्रगुप्त। देखिए कनेक्शन क्लियर हुआ? एकदम आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। वन शॉट्स क्लिक करके जाइए, देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए आगे, आगे लिखेंगे। अलबरूनी, उत्बी, फारूकी, फिरदौसी मोहम्मद गजनी के दरबार में, मोहम्मद गजनवी के दरबार में या मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, तहकीके हिंद यानी भारत की खोज, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में बने मंदिर द्रविड़ शैली में हैं। दक्षिण भारत में बने मंदिर द्रविड़ शैली में हैं, जबकि उत्तर भारत में बने मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। तो अयोध्या का मंदिर है वो किस शैली में बना होगा? नागर शैली। अयोध्या में जो मंदिर बना अभी चर्चा में है ना, तो किस शैली में? नागर शैली। क्यों? अयोध्या किधर है? क्लियर हुआ? अच्छा, केरल उरल में बनेगा तो किस शैली में? द्रविड़ शैली। क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट, आग का आविष्कार पूरा का पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जैसे पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया औजार तथा उसके द्वारा बनाई गई औजार कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी देखे हैं? जमीन खोदते हैं और लकड़ी काटते हैं, तो जमीन नहीं खोद सकते हैं। अच्छा चलिए, उसके लिए क्या होता है? अच्छा, कुदाल। चलिए, तो प्रथम औजार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी था प्रथम औजार, यानी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए? तांबा का, ये याद रखेगा। अगर औजार की बात करेंगे तो कौन सा? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, कृषि का प्रथम साक्ष्य या उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव, इनाम ये याद रखिएगा नाम, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। अपलोड भी हो जाएगा, उसको एक बार सुन भी लीजिएगा आप लोग अच्छे से। बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, यानी ईमान गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से है, जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। और वहाँ से क्या मिला है? वहाँ से क्या मिला है? बोलिए बोलिए, क्या बोले थे? गुफाओं के शैल चित्र, यानी भीमबेटका से क्या मिला? गुफाओं के शैल चित्र। आज जहाँ तक पीछे से रिवीजन होगा करवा देंगे, फिर इस पे अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, उसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अच्छा, अब याद रखिएगा, ये किस नदी के तट पे? नदी कौन थी लोथल का? भोगवा। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये गुजरात में है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर सर्वाधिक खुदाई पूछा जाए
तो लोथल। पहली खुदाई रोपड़, पहली खुदाई रोपड़। आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रोपड़ को किस नाम से जानते हैं? रोपड़ को आधुनिक रूपनगर, याद रखिएगा, आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली खुदाई कहाँ हुई थी? पहली खुदाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रोपड़ में, ये याद रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर सर्वाधिक है, अगर खुदाई की बात करेगा तो ये कौन है? ये है लोथल। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? यानी लोथल के बारे में 2-3 क्वेश्चन। कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के तट पे? भोगवा नदी के तट पे। ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह। सुतकोटा भी था, लेकिन सबसे प्रमुख अगर कहेंगे तो सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन? लोथल। ठीक है, सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट, सैंधोवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना इत्यादि का काम करते थे, इत्यादि का काम करते थे। नेक्स्ट, जल प्रबंधन के साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। यानी सिंधु घाटी में जल प्रबंधन के जो साक्ष्य जो मिले हैं वो धौलावीरा से मिला है। सैंधो सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता की प्रधानता। मातृसत्तात्मक यानी माता की प्रधानता थी। नेक्स्ट, एक तरफ लिखेंगे दर्शन और दूसरे तरफ लिखेंगे प्रवर्तक। एक तरफ लिखेंगे दर्शन और दूसरे तरफ लिखेंगे प्रवर्तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। एक तरफ लिखेंगे दर्शन और दूसरे तरफ लिखेंगे प्रवर्तक। आजीवक संप्रदाय मौखली गोसाल, मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल। उसके बाद लिखेंगे चावर्क, चावर्क। चावर्क जो है वो चावर्क के द्वारा ही, चावर्क दर्शन है और चावर्क के द्वारा ही ये किया गया था, स्थापित किया गया था। योग पतंजलि, योग पतंजलि, उसी को बाबा रामदेव क्या किए? आगे बढ़ाए। और उनसे भी एक स्टेप आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके ही प्रयासों से 21 जून, ये याद रखेंगे। ठीक है, 21 जून को ही क्यों? सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सूर्य की किरणें पड़ेगी, स्वाभाविक है। 2-3 काम इन्होंने किया उस हिसाब से। तो उसके बाद लिखेंगे सांख्य, सांख्य यानी कपिल। दर्शन में सांख्य और सांख्य के हैं कपिल, सांख्य कपिल। न्याय के गौतम, न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये सब याद रखिएगा आप लोग। पूर्व मीमांसा दर्शन है जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन, बदरायन। पूर्व मीमांसा याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा है जैमिनी। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा बदरायन। एक और है, लिख लीजिए, वैशेषिक, वैशेषिक कनाद, वैशेषिक, वैशेषिक है कनाद, कनाद। चलिए आगे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे, अब 3 महाजनपद बिहार में, 3 महाजनपद बिहार में। मगध, मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह या गिरिब्रज। प्राचीन मगध भी देगा तो आंसर वहीं होगा, प्राचीन मगध भी देगा तो आंसर क्या होगा? वहीं होगा। उसके बाद याद रखेंगे अंग का, अंका चंपा, और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। और एक है वज्जी, वज्जी का बताए थे ना लिच्छवी, वैशाली तो उसका गणराज्य था। सबसे पहला अगर गणतंत्र बोला जाए, पहला गणतंत्र, तो ये वैशाली। और ये इसके 8 अलग अलग रूपों में भी इसको विभक्त किया गया था, उसी में एक था वज्जी और इसकी राजधानी थी लिच्छवी, ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 महाजनपद में मगध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो क्या बोलेगा?
जैन धर्म के भगवती सूत्र या फिर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ये याद रखेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन मगध राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो उसका भी आंसर होगा क्या, राजगीर या गिरिब्रज या राजगृह, ये याद रखेगा। क्लियर हुआ। और यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और अंग क्या है, याद रखेगा, ये महाजनपद है और चंपा नदी है, चंपा नदी है। तो अब सुनिएगा, मगध और अंग के बीच में कौन सी नदी बहती थी, तो कौन सी नदी, चंपा नदी। चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी। क्लियर हुआ। ये सब एकदम पूरे याद रखेंगे, ऐसे ही रिवीजन करना है। चलिए आगे लिखेंगे, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। और सुनेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, सुनेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में, और पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। देखिए कनेक्टिविटी कैसे होता है, ये नहीं कि बस केवल आए पढ़े चले गए, उसको समझना है। तो कौशल राज्य की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। यही श्रावस्ती जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया, लेकिन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, ये याद रखेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे, चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। आगे, सूरसेन का मथुरा। लगभग यूपी में 8 महाजनपद थे, याद रखेगा। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद कहाँ, बिहार। यूपी में कितने महाजनपद, ऐसे गिन लीजिएगा आप लोग। यूपी में लग रहा है कि 8 महाजनपद थे, ये याद रखेगा। सूरसेन का मथुरा, ये भी यूपी में, सूरसेन का मथुरा। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, काशी का कहाँ, वाराणसी, काशी का वाराणसी। और गंधार का बताए थे ना, गंधार का तक्षशिला। वही गंधार है जहाँ हिंद और यूनानी के मिश्रण मिलते हैं। गंधार शैली था ना, बताए थे ना, मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी, गंधार शैली हिंद और यूनानियों का मिश्रण। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के तट पर बसा हुआ ये है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा। और ये तीनों की अपनी एक अलग पहचान और गरिमा हुआ करती थी, ये याद रखिएगा। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो गंधार। और ये गंधार एक शैली भी था जो हिंद और यूनानियों का मिश्रण के रूप में जाना जाता था। क्लियर हुआ। चलिए आगे, कुछ और है, कुछ पहला पार्ट में आज लिख लेंगे। लिखिए, महाभारत एवं रामायण 2 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हुए, 2 महाकाव्य हैं, 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 महाभारत और रामायण। अब सुनेंगे, महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महाभारत कितने दिनों तक चला, कुल 18 दिनों तक, और ये 18 पर्वों में विभक्त था। ठीक है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था ना, और वाल्मीकि के द्वारा रामायण, वाल्मीकि ने लिखी रामायण, ये याद रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। सबसे पुराना दर्शन कौन था, सांख्य दर्शन। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को
सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। क्लियर है? आई बात समझ में ना? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब सुनेंगे, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर, जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पार्श्वनाथ कौवें तीर्थंकर 23वें। एक कमेंट्स आप लोग करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? आई बात समझ में? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? राजगीर, पावापुरी में हुआ था। अब सुनेंगे, वहाँ एक राजा हुआ करते थे, मल राजा, मल राजधानी, मल क्षेत्र हुआ करता था, मल राजा सृष्टिपाल। सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी मृत्यु, ये याद रखेगा। यानी सारे, यानी दीपक का कह सकते हैं, जो बौद्ध धर्म में कहते हैं दीपक का बुझ जाना। क्लियर हुआ? इसीलिए निर्वाण कहा गया। यानी इन लोगों का तो फिर तो कोई इच्छा रहा नहीं, ये लोग तो राजकुमार थे। उसके बाद ये अपने पूरे जीवन को त्याग करके ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। 29 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर महावीर स्वामी कहाँ निकलते हैं? ज्ञान की खोज में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करते, 12 वर्ष, और लगभग 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, वो तो अपने पुत्र और आदेश भी नहीं लिए, वो कभी पढ़ाएंगे ऑफलाइन, आदेश क्यों नहीं लिए? यशोधरा क्या बोली, क्या सोची होगी, सोचिए। लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति है, और हम लोग कहते हैं हमें ज्ञान है। क्लियर हुआ ना? ये याद रखेगा। तो उसी तरह कह सकते हैं कि महावीर भी वही रास्ते, पहले महावीर फिर उसके बाद बुद्ध है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, ठीक है, राजप्रसाद जहाँ उन लोग का राज का जो चलता था, वहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट चलिए एक टॉपिक और लिखवा दे रहे हैं, लिखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, 3 बिहार में, प्रथम 3 कहाँ? बिहार में, और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। प्रथम 3 बिहार में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। अब सोचिए, जो लोग छोड़ के चले गए थे बुद्ध को, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया? सबसे पहले उन्हीं लोगों को उपदेश दिए, दीक्षा दिए। कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को क्या नहीं बोल के चला गया लोग। और हम लोग आज क्या होगा, कोई कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो एकदम, अरे बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, अपने काम को छोड़ दीजिएगा। आप बुद्ध से सीखिए। जिसको ये दीक्षा देने गए उन लोगों ने क्या नहीं बोला, लेकिन बुद्ध जब, याद रखेगा, जब 6 साल की कठिन तपस्या निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर सबसे पहले वो किसको दीक्षा देने जाते हैं? जो लोग इनको छोड़ के गया था, सो भला बुरा सोचिए। और आज के डेट में हम लोग तो एकदम बाँह चढ़ा लेते हैं, हमरा बोला है हिसाब कर लेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे एशिया में 2 ही ऐसे धर्म हुए जो पूरी तरह से लोगों के अंदर एक जीवन परिवर्तन कर दिया। और वहीं 18वीं शताब्दी में कौन सा? 19वीं शताब्दी आते थे, फ्रांस की क्रांति।
ये याद रखेगा। क्लियर हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और हम क्यों तुलना कर दिए फ्रांस की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल किया और पूरे विश्व के मानचित्र को बदल के रख दिया। आई बात समझ में? तो बुद्ध ने सबसे पहले कौंडिल सहित 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया जिन्होंने भला बुरा कहा, और तब जाते हैं उस सारनाथ गए, पहला उपदेश देते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये याद रखेगा। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गृह त्याग करते हैं, छोड़ के चले गए, ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके पहला प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, कहाँ? सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेगा। उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये याद रखेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक प्रयास रहा कि आपको जो मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है, उससे करवा दिए जाएं। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने टोटल उपदेश हुए? 4। प्रथम 3 उपदेश कहाँ हुए? बिहार में। कहाँ कहाँ मालूम है? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। लेकिन बिहार से बाहर पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। क्लियर हुआ? और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। तो एक मेरा प्रयास है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। इसका पार्ट 1 अभी हम कर दिए रिवीजन, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। ठीक है, चलिए।